हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिफाइड एजुकेशन। मैं अजय सर आप सभी को आज होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज होली के शुभ अवसर पर आप होली मिस मत करना, मज़े से खेलिएगा और मज़े के साथ पढ़िएगा। तो आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आप लोग होली में खूब अच्छे से एंजॉय करो और आगे बढ़ो, साथ में अपना तैयारी भी जारी रखो। तो आज मैं जो आपको होली के शुभ अवसर पर आज सांवले सपनों की याद, होली की याद तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपका जो चैप्टर है सांवले सपनों की याद, जो कि आपके क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत वीवीआई होने वाला है। तो होली के यादों के साथ सांवले सपनों की याद को भी लेके चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरा हाल, होली के दिन है और मैं आ ही रहा था कि सभी बच्चे सारा बराबर एकदम कलरफुल बना दिए मुझे। तो चलो, सांवले सपनों की याद के साथ, होली को याद के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं आपका 4th चैप्टर, जो सांवले सपनों की याद, जिनके लेखक हैं जुबैर जाबिर हुसैन जी। ठीक है, आज उनके बारे में इस कहानी के जो भी एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आज मैं आपके सामने वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आप मेरे साथ सेशन में बने रहिए और फिर देखिए कि आपके साथ ये सेशन कैसा होने वाला है। आज होली के रंगों के साथ सांवले सपनों की याद आपके साथ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखते, अरे ये क्या आ गया। अच्छा, ये देखिए रिजल्ट है। ठीक है, ये 10 क्लास का रिजल्ट है, जिसमें सभी बच्चे क्या हुआ है कि देखिए कितना कितना नंबर लाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो हमारे अनुभवी शिक्षकों से पढ़ते हैं, तो देखिए कितना सारा नंबर लाया हुआ है। मैथ में 100 में 100 है कि नहीं। देखिए मैथ में 90, हिंदी में 94, 95। चलिए ये सब आ गया है ना। चलिए ये देखिए, आकांक्षा 14 के लिए भी विद्यार्थियों का हुआ है चयन। आकांक्षा 40 के लिए विद्यार्थियों का कितना सारा चयन हुआ, देखो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, है कि नहीं। ये सारा लेटेस्ट है। तो चलिए ये सब आ गया है ना। चलिए अब देखिए आपके सामने है कि पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न आपके सामने है कि अंतहीन, चलिए देखिए, अंतहीन सफर का क्या आशय है। अंतहीन सफर का क्या आशय है। यहाँ पर बहुत लंबी यात्रा, मृत्यु के उपरांत यात्रा, या जंगलों में भटक जाना, या हुजूम में आगे चलना। तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है कि अंतहीन सफर का क्या आशय है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अंतहीन जो सफर है उसका आशय है कि बहुत लंबी यात्रा, यानी सीधे चलते जाना, ये लंबा यात्रा होने वाला है, यानी बहुत लंबी यात्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए, बहुत लंबी यात्रा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसा था। सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसा था, है कि नहीं। तो देखते हैं कि भारत अपना काम छोड़ रहे थे वो, या अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे थे, या देश विदेश जाकर बस रहे थे, या मौत के आगोश में चले गए। क्या होगा कि सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसा था, वे मौत के आगोश में चले गए। उनका जो है प्रकृति से जब उनकी मृत्यु हो गई, सारा कुछ संसार पीछे छूट गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सालिम अली किन वन पक्षी की तरह थे। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। सालिम अली किन वन पक्षी की तरह थे, जो बंधनों में रहकर गीत गाता है, जो पानी में खेलता है, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है, या जो आकाश में ऊंचा उड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, किस तरीके से थे कि सालिम अली किन वन पक्षी की तरह थे कि जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता हो, है कि नहीं, किसी तरह का कोई बंधन ना हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था। प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी, वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे, या फिर वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे, या वे प्रकृति का आत्म हिस्सा बनकर रहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताओ जल्दी से। क्या है कि वे प्रकृति का आत्म हिस्सा बनकर रहते थे। उन्हें इतना प्रकृति से लगाव था कि उन्हें और कुछ नहीं नजर आता था, सिर्फ प्रकृति। वो इतना ज्यादा प्रकृति प्रेमी थे। चलिए अगला देखते हैं कि सपनों के गीत गाना का तात्पर्य क्या है।
सपनों के गीत गाने का क्या तात्पर्य है? कि अपना पसंदीदा कार्य करना, नींद में गाना, या गाने में सपनों का वर्णन करना, या झूठी बातें करना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? कि अपना पसंदीदा कार्य करना। जो सपनों में गीत गाने का तात्पर्य है यहाँ पर कि अपना पसंदीदा गाना बढ़िया से गाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि सालिम अली की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी? तो सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी देखते हैं। 1989 में, 1987 में, 1985 में, या 1990 में। तो मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो उनका जो मृत्यु हुआ, इसका मृत्यु कब हुआ? सन 1989 में। किस बीमारी से? तो कैंसर के कारण। कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि जाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्यिक विधा के दर्शन होते हैं? किस साहित्यिक विधा का दर्शन होता है? किनके? जाबिर हुसैन जी के साहित्य में किस साहित्यिक विधा का दर्शन होते हैं? तो पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा उपन्यास, सी नाटक, और डी डायरी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? वो डायरी। ठीक है, वो साहित्यिक विधा डायरी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए? कब चुने गए? तो जो जाबिर हुसैन जी है वो बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए? सन 1995 ईस्वी में उनको विधान सभा के सभापति चुने गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जाबिर हुसैन बिहार के, अच्छा ये हो गया ना। चलिए जाबिर हुसैन के साहित्य, अरे क्या हो रहा है? हाँ ये आया कि सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए वह क्या है? सालिम अली जो प्रकृति प्रेमी है उनको और एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? जीव वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, या बर्ड एंजल के नाम से जाना जाता है, या बर्ड वाचर के नाम से जाना जाता है, या बर्ड हंटर के नाम से जाना जाता है? तो आपने अगर अपने पाठ्य पुस्तक को बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि सालिम अली का एक और नाम से पुकारा जाता है जिन्हें बर्ड वाचर के नाम से बुलाया जाता है। तो बर्ड वाचर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड वाचर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए किन क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं? किन क्षणों में जो है सालिम अली को बिना दूरबीन के देखा गया है? सुख के समय में, एकांत के समय में, या लंबी यात्रा के समय, या बीमार होने पर? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जब वो एकांत के समय थे तब उन्हें बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांत में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि डी.एच. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था? आपने पाठ्यपुस्तक को बढ़िया से अगर रीडिंग लगाया तो आपको पता होगा कि डी.एच. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था? प्रकृति प्रेमी, या सीधे साधे, या खुले, या उपयुक्त सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वे खुले विचार के थे, वे सीधे साधे थे, और वे प्रकृति प्रेमी भी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर वे प्रकृति प्रेमी भी थे, सीधे साधे भी थे, और खुले विचार के लोग थे, अर्थात उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि सालिम अली की पुस्तक, सालिम अली ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? बताइए क्या है? तो सालिम अली का जो पुस्तक का नाम है क्या है देखते हैं। पक्षियों के देश में, या फॉल ऑफ द स्पेरो, या प्रकृति के पुत्र, या पर्यावरण सुरक्षा? तो क्या हो जाएगा? जो सालिम अली का जो पुस्तक है उसका नाम है फॉल ऑफ द स्पेरो। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में बहुत सारे चिड़ियों के बारे में, उनके बारे में लिखा है। चलिए अगला देखते हैं। लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? कैरी, या फ्रीडा, या हिलेरी, या सविधा? क्या नाम था? बताइए क्या नाम था? लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था?
तो फ्रीडा, लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रीडा। चलिए अगला देखते हैं। लॉरेंस और सालिम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे? लॉरेंस और सालिम अली जो थे वो किससे गहरा लगाव रखते थे? अपने परिवार से, समाज से, प्रकृति से या देश से? तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉरेंस और सालिम अली जो थे वो दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति से। सी इज राइट आंसर, प्रकृति से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? बताइए, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? बताइए। तो आपने रीडिंग लगाया होगा, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा कि जब सालिम अली के एयर गन से क्या हुआ था, एक गोरैया की मृत्यु हो गई थी, वो तड़प तड़प पर उनके आंखों के सामने मर गया। उस दिन से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो उन्हीं से उनका उस दिन से उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया और वो पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि किस पक्षी ने उसका दिशा को बदल दिया? तो गोरैया होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग है गलत, तो गौरैया है ना, यहाँ एक होगा गोरैया। ठीक है, तो गोरैया जो है उनके जीवन की दशा एकदम बिल्कुल बदल दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अवसारों शब्द का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? अवसारों से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? अवसार को क्या बोला जाता है? झरना बोला जाता है कि चमक बोला जाता है कि शिक्षा बोला जाता है कि गोरैया बोला जाता है? तो यहाँ पर अवसारों का अर्थ है झरना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? झरना। चलिए अगला देखते हैं। सालिम अली की पुस्तक का क्या नाम था? सालिम अली का जिन्होंने जो लिखा उस पुस्तक का नाम क्या था? अच्छा, ये तो रिपीट हो गया ना, फॉल ऑफ द स्पैरो, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो मैंने जब उनका डेट बताया था कि कब मृत्यु हुई, उसमें भी आपको मेंशन कर दिया था कि किस बीमारी से हुई थी। तो किस बीमारी से? कैंसर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? इस पाठ में जो सांवले सपनों की याद है, इस पाठ में किस प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? कि सालिम अली जो है एक प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, कि किस लिए मिलने गए थे? कि इस साइलेंट वैली को बचाया जाए, नहीं तो फिर ये प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। तो इस मैटर में जो है उन्होंने पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में जाकर के प्रधानमंत्री से मिला था। तो उसी प्रधानमंत्री का जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो उन प्रधानमंत्री का क्या नाम था? कि इस पाठ में भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख हुआ है, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा गांधी, या चौधरी चरण सिंह, या फिर राजीव गांधी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में जिस प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है वो है चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला देखते हैं। इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है? प्रेमचंद जी का, जयशंकर प्रसाद का, या शेक्सपियर का, या D.H. लॉरेंस का? तो इस पाठ में आपका जो उपन्यासकार होगा, इसमें उल्लेख हुआ है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस के बारे में उल्लेख हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो उनके द्वारा रचित जो उपन्यास है उसमें वो भी प्रकृति प्रेमी की ओर अग्रसित करता है, वो भी पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी है। तो अर्थात इस पाठ में जिस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है वो D.H. लॉरेंस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? D.H. लॉरेंस। चलिए अगला देखते हैं कि सालिम की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा? सालिम जी की जब मृत्यु हुई तो बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा, है कि नहीं? मनुष्य जाति को और मानवता को, जलीय जीवों और वनों को, प्रकृति को और पक्षियों को, भाईचारे और सद्भावना के। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हमें पता है कि सालिम अली क्या है? प्रकृति और पक्षी प्रेमी है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं को हुआ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति और पक्षियों को, ठीक है, नुकसान हुआ है।
चलिए अगला देखते हैं कि सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली के अनुसार लोग जो है पक्षियों को प्रकृति की नज़र से, सौंदर्य की नज़र से, या कलाकार की नज़र से, या आदमी की नज़र से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। देखिए मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया किस विषय में मिलने गए थे। पक्षियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता मांगने, या अपनी लिखी पुस्तक के अनावरण कार्यक्रम हेतु, या साइलेंट वैली को बचाने हेतु, या प्रवासी पक्षियों के लिए नए अभ्यारण्य हेतु। तो मेरे प्यारे बच्चों जब वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो वो उनका मुद्दा था कि साइलेंट वैली को बचाया जाए। क्यों, जो साइलेंट वैली है केरल में है, वहाँ पर बहुत प्रकार के जो है हरे भरे पेड़ पौधे, साथ में तरह तरह की पक्षियाँ देखने को मिलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री से मिलने गया कि साइलेंट वैली को बचाया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली को बचाने हेतु। चलिए अगला देखते हैं, पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे या हो रहे हैं। किसकी तरह विलीन हो रहे हैं, अग्नि की तरह, वन पक्षी की तरह, या वन पशु की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वन पक्षी की तरह वो भी धीरे धीरे प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता। वृंदावन जो है किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता, राधा के सौंदर्य के कारण, कृष्ण की बांसुरी के, या फूलों के, या इनमें से कोई नहीं। तो राधा के सौंदर्य से वृंदावन कभी खाली नहीं होता, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था। आपने अगर बढ़िया से रीडिंग लगाएगा तो आपको पता चल गया होगा, फ्रीडा, ये तो लॉरेंस की पत्नी का था। तस्लीमा या तहमीना या नजीरा बेगम, तो क्या था, तहमीना उनके पत्नी का नाम था। चलिए अगला देखते हैं, सालिम अली उन लोगों में से क्या कायत होते हैं, क्या कहा करते थे, में भी। चलिए उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति की, वो कभी हार को बर्दाश्त करने के, या जो सदा सत्य पर अडिग रहने के, या जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के, या जो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के बजाय प्रकृति के प्रभाव में आने के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के बजाय प्रकृति के प्रभाव में आ जाए, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, लॉरेंस की पत्नी का नाम, ये देखिए ये भी रिपीट, फ्रीडा। देखिए सालिम अली का ज्ञान की तुलना किससे की गई है। सालिम अली के ज्ञान की तुलना किससे की गई है, बहती नदी से, विशाल पर्वत से, अथाह सागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अथाह सागर से इनकी तुलना की गई है। इनके ज्ञान की तुलना अथाह सागर से किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अथाह सागर से। चलिए अगला देखते हैं, इनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। किनके लिए, किनके लिए एक पहेली के समान वो रहेंगे, जटिल प्राणियों के लिए, देशवासियों के लिए, आम आदमी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि देशवासियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सालिम अली का प्रकृति में विलीन होने से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, जीवन को प्रकृति की सेवा में लगाना, या सब छोड़कर जंगलों में निवास करना, या पहाड़ों में जाकर अपनी खोज करना, या मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना। तो यहाँ जो सालिम अली का प्रकृति में विलीन होने का आशय है या तात्पर्य है कि मृत्यु के गोद में जाकर सो जाना, क्योंकि उनको कैंसर की अंतिम चरण में उनकी मृत्यु हो गई थी और वो धीरे धीरे प्रकृति में विलीन हो रहे थे। अर्थात मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना यहाँ पर प्रकृति में विलीन होने का अर्थ है या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सालिम अली की मृत्यु किस कारण हुई थी। तो आप पढ़े होंगे, कैंसर के कारण,
निम्न रक्तचाप के कारण, या हृदयघात के कारण, या क्षय रोग के कारण। आपने अगर बढ़िया से उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उनकी मृत्यु जो है वो कैंसर के कारण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सालिम अली का शरीर किसके कारण कमजोर हो गया था? सालिम अली का जो है शरीर किसके कारण कमजोर हो गया था? बीमारी के कारण, चिंता के कारण, गरीबी के कारण, या लंबी यात्राओं के थकान के कारण? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे यहीं पे मिस्टेक होता है। आप क्या सोच लेते हो कि भाई उनको तो कैंसर था, तो मे बी के आंसर क्या हो जाएगा कि बीमारी के कारण वो कमजोर हो गया होगा। बट नहीं, वो बीमारी वो मानसिक रूप से हरा चुका था, लेकिन उनके थकान का मेन कारण और या कमजोरी का मेन कारण क्या था कि वो लंबी यात्राओं के थकान के कारण, वो हमेशा लंबी यात्रा दूरी तय करते थे, रिसर्च करते थे पक्षियों पर, प्रकृति पर, और उन्होंने रिसर्च करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिख डाला जिसका नाम क्या है, मैंने बताया अभी, बताइए क्या है, चलिए कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सालिम की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा? सालिम की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा? मनुष्य जाति और मानवता को, जलीय जीवों और वनों को, प्रकृति और पक्षियों को, भाईचारे और सद्भावना के? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? सालिम अली की मृत्यु से अगर सबसे बड़ा आघात लगा है या सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वह प्रकृति और पक्षियों को हुआ है। क्यों? क्योंकि सालिम अली प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नजर से देखना चाहते हैं? किसकी नजर से? प्रकृति की, सौंदर्य से, या कलाकार की, या आदमी की? ये शायद में भी रिपीट हो गया है, तो आदमी की। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से, चलो ये भी रिपीट आ गया ना, कोई बात नहीं है, आपको तो पता ही होगा, साइलेंट वैली को बचाने हेतु। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए? किसकी तरह विलीन हो गए? वन पक्षी की तरह, वन्य पशु की तरह, या इनमें से कोई नहीं? वन पक्षी की तरह, ये भी रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए रिवाइज का पात्र बन गया होगा ये भी। वन पक्षी की तरह, जिस तरह से धीरे धीरे प्रकृति विलुप्त होते जा रही है, जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, सभी विलुप्त होने की कगार पर है, तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अगर से देखा जाए यहाँ पर प्रकृति में विलीन भी सालिम अली धीरे धीरे वन पक्षी की तरह ही हो रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन पक्षी की तरह। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि शायद इतना ही क्वेश्चन होगा और यही आपका अंतिम प्रश्न था। मैं कोशिश करूंगा इसके सेकंड चैप्टर लाने का और इसमें कम से कम आपके पास 50 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते सबसे पहले एक बार फिर से आपको बोलना चाहता हूं, विश यू हैप्पी होली, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप होली अच्छे से मनाओ और साथ में पढ़ाई भी अच्छे से करो। आज जो चैप्टर है होली की यादों के साथ सांवले सपनों की याद को यहीं पे खत्म करते हैं, और बढ़िया से पढ़ो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ। जय हिंद।